नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज का निर्माण मंदसौर में महुली रोड के 4 लेन मार्ग पर किया गया है, जो क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह मेडिकल कॉलेज न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधारने में सहायक होगा। हालांकि इसके निर्माण स्थल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं जताई जा रही है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंदसौर में मेडिकल कॉलेज के स्थान चयन और आवागमन की समस्या से सभी को जूझना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण 4 लेन मार्ग पर करने से नगर के निवासियों को यहां तक पहुंचने में असुविधा हो रही है। 4 लेन पर बने होने के कारण मरीजों को यातायात नियमों का पालन करते हुए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह स्थिति विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में गंभीर हो सकती है, जब मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। मेडिकल कॉलेज निर्माण एजेंसी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आवागमन में कोई असुविधा न हो और एक अप्रोच रोड का निर्माण किया जाए। कलेक्टर कार्यालय से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए 4 लेन के समीप एक अप्रोच रोड का निर्माण आवश्यक था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता मिल सके। वर्तमान स्थिति में अप्रोच रोड का अभाव एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। आगे चलकर यदि यह 4 लेन 6 लेन में तब्दील होता है तो मेडिकल कॉलेज के पास इससे न केवल मरीजों और उनके परिजनों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाएगी। भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को अभी से अप्रोच रोड का निर्माण करने पर विचार करना चाहिए। प्रशासन को इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अप्रोच रोड का निर्माण केवल मरीजों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि शहर के समग्र विकास और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। हम मंदसौर के सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि ये कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर शीघ्र ही ये कॉलेज के प्रारंभ होने वाला है। कैमरामैन से कहूँगा पूरा कॉलेज बताएं। कॉलेज परिसर बन चुका है पूरा, और ये महू नीमच रोड मुख्य मार्ग है, बाईपास जिसको कहते हैं महू नीमच रोड। महू नीमच रोड से मात्र 60 मीटर भी नहीं होगा, ये मुश्किल से 100 फीट की दूरी पर ही मार्ग से लगा हुआ है। अगर मंदसौर के तरफ से अगर कोई आता है, कोई पेशेंट आता है या एम्बुलेंस आती है, तो उसको उस मार्ग से डिवाइडर के उस मार्ग से वहाँ MIT रोड से सीधा जाकर मुल्तानपुरा चौराहे पर जाकर पलट के यू टर्न लेके आना पड़ेगा, जिसको कम से कम 2 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगी। उसके बाद ये आएगा। मेडिकल कॉलेज बनाने के साथ में इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया कि इस मेडिकल कॉलेज के लिए नगर से आने वाली जनता के लिए कोई अप्रोच रोड की व्यवस्था है। अभी पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने हमको बताया कि इस अप्रोच रोड के लिए हमने सरकार से मांग की है। जो पास में जो पुलिस कॉलोनी है, इस पुलिस कॉलोनी से ही अप्रोच रोड वापस बनाया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर आने का प्रयास किया जाएगा। मेरे सहयोगी सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, एसबीएन टाइम, मंदसौर। मंदसौर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है। चूँकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में जो अप्रोच रोड अभी नहीं बन पाई है, मंदसौर से की जो जनता है वो मेडिकल कॉलेज तक अगर पहुंचेगी तो उसको बाईपास होते हुए यू टर्न काफ़ी लंबा लेना पड़ रहा है। हम यशपाल जी से बात करेंगे। यशपाल जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेडिकल कॉलेज बना अच्छी बात है, अच्छी उपलब्धि है, पर चूँकि मंदसौर की जनता को अगर मेडिकल कॉलेज तक अगर जाना है तो उसको यू टर्न बहुत काफ़ी लंबा लेना पड़ रहा है। इसके लिए अगर कहीं अप्रोच रोड की व्यवस्था नहीं, जो निर्माण एजेंसी PIU उसको तत्कालीन समय में हमने निर्देशित कर दिया गया था, प्लान में है, अनुमति मांगना पड़ेगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि MIT कॉलेज वाले चौराहे से रेवाज देवड़ा से घूम करके उसको मुल्तानपुरा चौराहे तक जाना पड़ेगा और वहाँ से लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। कॉलेज और कॉलेज के पास में हॉस्पिटल और हॉस्टल, इन सब के लिए मंदसौर शहर की तरफ से जाने वाले लोग अगर कॉलेज में जाएंगे तो उनको एक लंबा 4 लेन क्रॉस करके मुल्तानपुरा चौराहे से वापस आना पड़ेगा RTO ऑफिस के सामने से। पैरेलल रास्ता हमने चिन्हांकित कर लिया है। पैरेलल रास्ता अस्पताल को भी छुएगा और मेडिकल कॉलेज में जाने का भी रास्ता बनेगा। उसके लिए जो 4 लेन सड़क मार्ग का जो शोल्डर है, उस शोल्डर से प्रीमाइसेस जो पुलिस कॉलोनी है उससे लेकर के अंदर ही अंदर एक हम अप्रोच देंगे, जिसको सर्विस रोड बोला है। उस सर्विस रोड के ऊपर पृथक से अनुमति अपेक्षित है। विभाग ने भी इसके के लिए लिखा है और जो मेडिकल कॉलेज के जो डीन और मेडिकल कॉलेज को जो हैंडल करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसकी नेसेसिटी, इसकी आवश्यकता को महसूस किया है, क्योंकि मरीज, प्रोफेसर, छात्र, इन सबको कॉलेज के अंदर प्रवेश करने के लिए मंदसौर शहर के अंदर से जाने वालों के लिए डिमांड की तरफ से, कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ से उनको बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा और 4 लेन के 2 चौराहे, जो 2 जंक्शन पॉइंट उसके सामने खड़े रहेंगे, मतलब खतरा रहेगा। इसलिए एक सर्विस रोड दिया जाना आवश्यक है और हमने इसकी प्लानिंग कर रखी है। ये तो होना ही है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा।
हाँ, यशपाल जी, हाँ, अच्छी बात है। और अभी जो मेडिकल कॉलेज को जिला चिकित्सालय में से संबंधित किया हुआ उसको अटैच किया गया है। प्रोफेसर भी आ गए हैं, उपचार भी कर रहे हैं, अच्छा इलाज भी हो रहा है। पर वहाँ एक छोटी सी समस्या आ रही है कि जो उनकी ड्यूटी है प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की, वो लोग केवल सुबह 9 से लगा के 2 बजे तक उपस्थित रहते हैं। पर जो दिन में जो जाँचें लिखी जाती है, जैसे CT स्कैन है, एक्सरे हैं, अन्य जाँचें हैं, उनकी रिपोर्ट शाम तक आती है। तो जो बाहर से जो मरीज आते हैं, तो मरीज शाम के वक्त वो प्रोफेसर वहाँ उपस्थित नहीं रह पाते, तो फिर उनको अगले दिन आना पड़ता है। इसके लिए क्या ये देखिए, जो प्रोफेसर्स हैं वो छात्रों को पढ़ाएंगे भी सही, अपने अनुभव का लाभ भी देंगे और जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं भी दे देंगे। एक प्रकार से उनका अनुबंध भी है। लेकिन अगर सुबह से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक उसकी ड्यूटी है और इस बीच अगर जो जांच, जो परीक्षण लिखा गया है उसकी जो रिपोर्ट्स आती है, तो इस पर विचार किया जाएगा। इसको किस प्रकार से मरीजों की सहूलियत के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा पीरियड प्रोफेसर भी बैठ रहा है, फिर मरीज अपना इन्वेस्टिगेशन जांच करा करके फिर गांव या घर चला जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, तो थोड़ा सा कहीं इसमें गैप हो रहा है। इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकेगा, चिकित्सकों से चर्चा की जाएगी। शाम को 5 से 6 जो जिला चिकित्सालय लगता है, जहाँ चिकित्सक बैठते हैं, तो क्या ऐसे समय में ये प्रोफेसर नहीं देखिए, बैठ पाते? मेरे को लगता है कि ये जो चिकित्सक, जो प्रोफेसर हैं, ये वो चिकित्सक नहीं है जो शाम को भी OPD संभालेंगे और सुबह भी। इनका एक समय सुनिश्चित है, क्योंकि अभी तो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा, उतनी बच्चों को पढ़ाएंगे भी सही और अपनी OPD में आकर के सेवाएं भी देंगे। अभी कितना इनका जो अनुबंध है और कितनी इनकी जिम्मेदारी है, सुबह के साथ साथ अगर शाम की भी है, तो कुछ व्यवस्था करेंगे। अब चूंकि अभी शुरुआत है, तो आगे आगे देखिए कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, जब तक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं होता है तब तक के लिए मैंने कहा ना, इनका जो एग्रीमेंट है, इनका जो अनुबंध है, उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि मरीजों की सहूलियत के लिए कुछ उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि मरीजों की जो जांचें हुई है, उस जांच की रिपोर्ट देख करके तत्काल प्रभाव से उनको प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ वगैरह लिख दें, ताकि उसको चेक करने पड़ेगा। ये थे यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने बताया कि जो डॉक्टर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आए हैं मेडिकल कॉलेज के, वो जो अपना उपचार सुबह करते हैं 9 से लगा के 2 के बीच में, और जो जांच वगैरह लिख दी जाती है, वो जांच पेशेंट करवाने जाता है, और करवाने के बाद जब जांच रिपोर्ट आती है शाम को डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, और बाहर से आने वाले वापस मरीजों को सेकेंड दिन फिर पुनः वापस अस्पताल आना पड़ता है। इसके लिए अब यशपाल सिंह जी उनसे चर्चा करेंगे और शासन को भी लिखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका एक शाम का समय, जो हॉस्पिटल का समय रहता है शाम को 5 से 6 के बीच में, वो इस समय कुछ समय दे दें और वो जांच लिख के और उनके मरीजों का उपचार करें। सहयोगी सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। मंदसौर कांग्रेस कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने NSUI के विरुद्ध दिल्ली की घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नारेबाजी कर NSUI का पुतला दहन किया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा स्थित कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विश्व परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला भी जलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ उपाध्यक्ष एवं NSUI के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। इस दौरान मूर्तियों को भी तोड़ा गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने शराब पीकर यह धमाल किया। अखिल भारतीय के संयोजक विजय गर्ग ने कहा कि NSUI पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि NSUI कार्यकर्ताओं को बर्ताव नहीं सुधरने पर पुतला दहन करते आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। NSUI कार्यकर्ताओं की हरकत उचित नहीं है, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पर विशाल राठौर, चंद्रराज सिंह पवार, विजय शर्मा, आशीष जोशी, ध्रुव पालीवाल, तरवजीत द्विवेदी, अंकित शर्मा, रोहित मारोठिया आदि ABVP कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र संघ के अध्यक्ष एवं दारू के नशे में जाके उन्होंने हमारे छात्र संघ के कार्यालय पे तोड़फोड़ करी है, और ऐसा अगर ये करते रहेंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका विद्रोह करती रहेगी, और इसलिए आज हमने पुतला दहन भी करा है। अमित गुप्ता, PG कॉलेज परिषद उपाध्यक्ष। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी 2 दिन पहले जो अपना दिल्ली विश्वविद्यालय है, वहाँ पे इनका NSUI का छात्र संघ उपाध्यक्ष है अभिदैया, उसके ऑफिस में शराब मिला, और शराब पीने के बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने जो हमारा ABVP के छात्र संघ अध्यक्ष तुषार डेड़ा जी, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ करी, और तोड़फोड़ के साथ उन्होंने हमारे श्री राम की प्रतिमा थी उसको भी तोड़ा, फिर राम मंदिर का स्वरूप था उसको तोड़ा, उसके बाद माता सरस्वती की एक तस्वीर थी उसको भी तोड़ा। तो ये NSUI, इसका फुल फॉर्म भारतीय शराबी संघ होना चाहिए। ये कोई छात्रों के बीच में काम करने वाला संगठन नहीं है, शराबियों के बीच में काम करने वाला संगठन है। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे संगठन पर बैन लगाए। अगर ये इनका बर्ताव हमारे लिए इतना है, तो छात्रों के प्रति इनका बर्ताव क्या होगा, ये भी समझना चाहिए। अभी हमने इनका पुतला दहन किया है,
तो भी इनमें अक्ल नहीं आती है, तो हम उग्र आंदोलन करके इनमें अक्ल दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। विजयगढ़ जिला सजग मंसूर नीमच में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम पर्व मनाया गया। गौरतलब है कि मुहर्रम को करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को 3 दिन भूख प्यास के बाद शहीद कर दिया गया, जिनकी याद में हर वर्ष मुस्लिम समाज द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। काफिले में करीब 50 छोटे बड़े ताजिए बैंड बाजे के साथ निकले। यहाँ जायरीनों ने अकीदत के फूल पेश किए और मन्नतें भी मांगी और ताजियों पर लोबान भी पेश किया। वही रात करीब 10 बजे ताजिए मुख्य मार्ग से उठकर बस स्टैंड स्थित पैकी वाले बाबा की दरगाह पर पहुंचे, जहां छींटा लगाया गया। इसी के साथ ही 10 दिवसीय यादे गमे हुसैन का समापन हुआ। इस दौरान नगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से भी हर एक परिस्थिति पर अपनी नजर रखी गई। मंदसौर जिले का दिव्यांग पुनर्वास केंद्र आज अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता है और उसका श्रेय सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी को जाता है। डॉक्टर चौधरी ने अपने सरल स्वभाव और गहरी चिकित्सा ज्ञान से मरीजों के जीवन में नया उजाला लाया है। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी का व्यवहार उनके पेशेवर जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके सौम्य और सहयोगात्मक स्वभाव के कारण मरीज उनके पास आते ही आधे ठीक हो जाते हैं। यह उनकी सहजता और संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि कई मरीज मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उनके व्यवहार और चिकित्सा कौशल का यह संगम उन्हें अपने मरीजों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पैरों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, पैरालिसिस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को राहत देने में डॉक्टर चौधरी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति से इन जटिल बीमारियों का सफलतापूर्वक उपचार किया है, जिससे कई मरीजों का जीवन स्तर सुधरा है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर चौधरी के हाथों में ईश्वर की शिफा है, जो उनकी चिकित्सा पद्धति में दिखाई देती है। डॉक्टर चौधरी का उपचार विधि और मरीजों के प्रति उनका दृष्टिकोण अद्वितीय है। वे प्रत्येक मरीज को उसकी विशेष जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान और उपचार प्रदान करते हैं। उनकी चिकित्सा पद्धति में फिजियोथेरेपी के साथ साथ मानसिक संबल भी शामिल होता है, जिससे मरीजों को संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है। उनके नेतृत्व में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की है। उनके पास न केवल स्थानीय क्षेत्र के लोग आते हैं, बल्कि दूर दराज से भी मरीज उनके अद्वितीय उपचार के लिए यहाँ आते हैं। यह केंद्र आज एक मॉडल के रूप में देखा जाता है, जहाँ चिकित्सा विज्ञान और मानवता का संगम होता है। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी का समर्पण और उनकी सेवा भावना निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने न केवल मरीजों के शारीरिक दर्द को कम किया है, बल्कि उनके जीवन में खुशियों की बहार भी लाई है। उनके प्रयासों और योगदान के लिए उन्हें जितना भी सराहा जाए कम है। उनके जैसे समर्पित चिकित्सकों की वजह से ही समाज में चिकित्सा के प्रति विश्वास और आशा बनी रहती है। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र फिजियोथेरेपी सेंटर मंदसौर के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर मरीज आते हैं, अपनी दुख भरी गाथा है डॉक्टर को सुनाते हैं और अपना बीमारी का इलाज डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी से लेते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी सरल स्वभाव के और सहज व्यक्ति हैं, जिनके कार्य के प्रति यहाँ पर कई उदाहरण दिए जाते हैं और लोकेंद्र चौधरी ने अपने इस कार्य के प्रति इतनी संवेदनाएं इकट्ठे की हैं कि आज हर व्यक्ति डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी का मुरीद होने लग गया है। हम देखिए, मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार से डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी अभी अपने मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और लोकेंद्र चौधरी के साथ में यहाँ केवल एक अकेले ही लोकेंद्र चौधरी हैं, क्योंकि पुनर्वास केंद्र में एक ही डॉक्टर की फिजियोथेरेपी में पद स्थापना है। साथ में जिला चिकित्सालय के 2 डॉक्टर और हैं असिस्टेंट के रूप में, जो यहाँ पर फिजियोथेरेपी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बताना चाहूँगा, आइएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये सारे चेंबर हैं, यहाँ पर कई लोग बैठे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महावीर जी अग्रवाल भी मौजूद हैं। हम महावीर जी से पूछेंगे, सर आपको इनकी सेवा भाव से कैसा क्या लग रहा है? अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है मंदसौर नगर में। लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है वे इसका लाभ उठा रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम इसके सेंटर का टाइमिंग है। उस टाइम पे जिनको इस सेंटर की आवश्यकता है वो यहाँ आ रहे हैं और डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी से उनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। सेंटर पूरी तरह से एक प्रकार से ये चिकित्सालय ही होता है, जहाँ चिकित्सालय के समान सुविधाएं भी होना चाहिए। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ये लोगों के सहयोग से चल रहा है
उसमें यदि प्रशासन और जिला चिकित्सालय प्रशासन ध्यान देकर कुछ सुविधाएं अपनी ओर से प्रदान कर दे तो उनको कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं लगेगा। जैसे चद्दर है, तकिए है, कुछ और सामान है, साफ सफाई के काम है, ये इस सेंटर पर पूरी तरह से इसका अभाव है। चद्दर तकिए वगैरह जो भी धुलाई है वह यदि शासकीय जिला चिकित्सालय के माध्यम से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन चद्दरों की इसकी धुलाई होती है। उसमें 5-7 चद्दर तकिए के चद्दर यहाँ से भी चले जाए उनके साथ धुलने तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, न कोई अतिरिक्त शुल्क लगेगा। सफाई की व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे इसका पूरा अभाव है। सफाई की व्यवस्था की तरफ भी यहाँ ध्यान देना चाहिए और ताकि इस सेंटर को जिला चिकित्सालय के अनुरूप चलाया जा सके। ये तो महावीर जी अग्रवाल जिन्होंने कहा है कि जिला चिकित्सालय में जो साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, जहां पर चद्दरों की सफाई के लिए एक यूनिट बनी हुई है और उनने ठेका दे रखा है। यहीं पे जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में जो फिजियोथेरेपी सेंटर है, इसके अंदर जो चद्दर वगैरह है उनकी भी अगर धुलाई अगर जिला चिकित्सालय कर लेता है तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उनको अच्छा रहेगा। यहाँ पर उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है, वो भी अपना उपचार करा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, नमस्कार सर, आपका क्या स्थिति लग रही, क्या कितना फर्क पड़ रहा है? जी, मुझे जनवरी फरवरी में सर्वाइकल का बहुत अधिक दर्द था और अभी दर्द तो है बट उस स्तर का नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है दर्द में। मैं यहाँ पे नियमित समय समय पे आता हूँ, डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में अपने हाथ की जो फिजियोथेरेपी है वो करवाता हूँ, ट्रैक्शन लेता हूँ, अल्ट्रासाउंड और MCT, टेंस जो सर ने मुझे बताया है मैं सारी चिकित्सा कर रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो एक्सरसाइज बताई थी वो भी घर पे कर रहा हूँ। मुझे आराम मिल रहा है बट पूरी तरह से अभी मैं ठीक नहीं हो पाया। इलाज चल रहा है पर इलाज धीरे धीरे ही रिकवर कर पाएंगे। उसके साथ में सभी लोग बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आपकी कमर में क्या हो रहा है? सर कमर में दर्द है मेरे, तभी मैं आ रहा हूँ ट्रीटमेंट कराने, फर्क मिल रहा है मेरे को। अच्छा, डॉक्टर का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है डॉक्टर साहब का, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक सबको ट्रीट करते हैं। इनका कहना है डॉक्टर का व्यवहार भी अच्छा है, प्रेम पूर्वक ट्रीट किया जाता है। बाकी और लोग भी, महिलाएं भी हैं बैठी हैं, मैं इनसे चर्चा करूंगा कि डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी के पास आप आई हैं, क्या समस्या और क्या है? मेरे बेटे के करवाए तो बहुत अच्छा लगा, छोटी बहन को लेके आई हूँ। पहले बेटे को क्या हुआ था? बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो उनको लिगामेंट की सारी एक्सरसाइज बहुत बेटर आराम मिला उसको। ये हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी मौजूद हैं। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी से कहेंगे, पूछेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पर किस किस बीमारियों का इलाज होता है? इस फिजियोथेरेपी सेंटर का मतलब क्या है? देखिए, फिजियोथेरेपी मीन्स होता है कि बिना दवाई गोली के एक्सरसाइज वगैरह, कसरत और जो भी बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स है उसका उपचार करना। इसमें पीठ दर्द, कमर दर्द, लकवा, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द जैसी सभी मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों का इलाज हमारे द्वारा किया जाता है, जिसमें हमें दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में डॉक्टर राहुल सीनम और डॉक्टर वंदना चौधरी जो कि DIC स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है, उनका पूरा सहयोग मिलता है। हम यहाँ पर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए समय समय पर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से डोनेशन वगैरह, मशीनों वगैरह का दान वगैरह लेते रहते हैं, जिससे कि हमारे व्यवस्था बनाए रखने में लाभ होता है। जिस प्रकार से ये आपके यहाँ तकिए वगैरह दिख रहे हैं, इनकी साफ सफाई के लिए जिला चिकित्सालय को भी सहयोग करें। देखिए, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो है ये भारत सरकार की योजना है और मध्य प्रदेश शासन इसको संचालित करता है। तो जिला चिकित्सालय का इसमें ज्यादा कोई रोल है नहीं, पर वहाँ से जो थेरेपी के जो पेशेंट वगैरह रहते हैं वो रेफर होकर यहाँ पे आते हैं, तो हम उनका उपचार करते हैं। रही बात ये गंदगी वगैरह की, तो हमारे पास में स्वीपर वगैरह हैं, ये समय समय पर साफ सफाई का कार्य निभाते रहते हैं। पर यहाँ पे लोगों का रश इतना ज्यादा रहता है कि गंदगी तो होना ही है, स्वाभाविक है। गंदगी जिस प्रकार से इनको धुलाई के लिए कोई अलग से मद मिलता है क्या? जी, हमें किसी प्रकार का मद नहीं मिलता है। इस विभाग को किसी प्रकार से कोई मद नहीं मिलता, इस कारण से यहाँ पर चद्दरों की धुलाई और तकियों की धुलाई नहीं हो पाती है। जिला चिकित्सालय को चाहिए कि वो यहाँ जो चद्दर हैं उनकी तकियां, उनकी धुलाई करना चाहिए। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगभग यहाँ 3-4 वर्षों से आ रहा हूँ और मैंने डॉक्टर साहब के पास जितने ही पेशेंट भेजे लगभग 99% वो लोग बेनिफिट
यहाँ से मिला उन लोगों को, और जिन लोगों को लाभ भी मिला यहाँ से, उनको बहुत सारी चीजें जो यहाँ थोड़ी बहुत चीजों की कमी थी तो उन दानदाताओं ने यहाँ पे उपस्थित भी करवाई। और दोनों पति पत्नी, वो जो इनकी मिसेज है वो भी बच्चों को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कि मेरे यहाँ से खानपुरा से करीबन 3-4 बच्चों के हाथ और पैरों में इतनी तकलीफ थी, उनके द्वारा ठीक किया गया। मुकेश जी, आप भी आए, आपको क्या समस्या है? मेरे को साइड में पेन हो रहा था, शोल्डर पेन हो रहा था, और अभी 3-4 दिन से आ रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ रिलीफ है। डॉक्टर साहब का कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत मेहनत करते हैं वो। देखा कि आपने किस प्रकार से मरीज लोग डॉक्टर की कार्यशैली से प्रभावित हुए और डॉक्टर के प्रति अपना विश्वास जगा रहे हैं। एसबीएन टाइम के लिए मेरे सहयोगी सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पर जिले के विभिन्न स्थानों से आए अतिथि शिक्षक पहुंचे, जहां उन्होंने अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला नीमच के बैनर तले अपनी 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से वे कम वेतन में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। इसके चलते अब सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम भी काफी अच्छे आ रहे हैं। बावजूद इसके अतिथि शिक्षकों की ओर शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो वादे किए गए हैं वे भी अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। ज्ञापन में मुख्य रूप से अतिथियों को NCEL का अवकाश दिए जाने, बीमा का लाभ दिए जाने, नियुक्ति के दौरान रियायत दिए जाने, पूर्व सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर किरण सिंह आंजना को दिया गया। दौरान अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश से जुड़े पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। लोग यहाँ पर किस बात को लेकर आप लोग आए, क्या मांगे आपकी? BMS वाले हैं हम, आज़ाद अतिथि शिक्षक संगठन, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक ही चलता है, लेकिन अलग अलग कई सारे ग्रुप बन चुके हैं। पर फिर भी हम सभी अतिथियों के हित की बात करना चाहेंगे। यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हैं सभी अपनी पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 सितंबर को जो मांगे, जो घोषणाएं की गई थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इतने कम वेतन में हमने इतने समय 15, 16, 17 वर्षों तक कार्य किया है, और जैसे ही वेतन बढ़ा है तो सरकार की नीतियाँ अलग अलग होने की वजह से हम सब पूर्व जो कार्यरत अतिथि थे वो बाहर हो चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री जी उनकी घोषणाओं का पालन करते हुए हम सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। और सारे संगठन हम एक ही हैं, सभी अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए सरकार को ये कार्य करना चाहिए। रेखा बैरागी, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष कमलेश कारपेंटर सर और मेरे। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चरागाह की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उन पर कार्रवाई की जाए, मगर अतिक्रमणकर्ता शासकीय भूमि, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल अडमालिया गांव स्थित चारागाह की भूमि पर गांव के लोगों के मवेशी अपना पेट भरते हैं। उक्त भूमि शासकीय रिकॉर्ड में भी चारागाह के लिए दर्ज है, मगर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उक्त चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अपने मवेशियों को चारे की समस्या हो रही है। इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर किरण सिंह आंजना को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि उक्त चारागाह की भूमि को अतिक्रमण मुक्ति की जाए, साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अडमालिया ग्राम पंचायत के गांव डांसिया से हैं। हमारे वहाँ पे गोचर भूमि है जो लगभग 120 बीघा है, उसमें से लगभग 40 बीघा ज़मीन जो है पास में लगे हुए खाताधारक को जो किसान है उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो हम बार बार हमारे ग्राम के पटवारी और तहसीलदार साहब को भी निवेदन कर चुके हैं कि उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए, लेकिन अभी तो कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और अभी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा स्पेशल एक आदेश हुआ है कि उसमें गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, तो उसके लिए हम आज माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए आए। कौन अतिक्रमणता है और पटवारी, स्थानीय पटवारी हैं, क्या वो ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ भूमिका उनकी? मतलब छोटा सा गांव है, लगभग 180 वोटर लिस्ट में 180 नाम है, लेकिन उनमें से मात्र 5-7 लोगों ने सारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। दूसरी बात, जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो धन बल से थोड़े मजबूत हैं, तो हम लोग पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी साहब सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ, बल से जो मजबूत है उनके नाम क्या है? उनके नाम कई के नाम इसको लेकर क्या कुछ पटवारी का कहना है, किस प्रकार का दबाव बनाया? नहीं, उसके ऊपर भी शिकायत करी गई पटवारी साहब को, तो शिकायतकर्ता को उल्टा धमकाया गया है पटवारी के द्वारा, है ना, कि आपको क्या करना है, सरकारी ज़मीन है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि गांव छोटा है लेकिन सभी हम छोटे किसान हैं, और जिन्होंने ज़मीन का अतिक्रमण कर रखा है वो बड़े किसान हैं, और हम सब गोपालक हैं,
पशुपालक हैं, तो हम ये चाहते हैं कि गांव के पास में अगर 125 बीघा ज़मीन अगर वो खुली हो जाए तो हमारे जो मवेशी है, पशु है, वो आराम से वहाँ पे चारे के लिए चर सकते हैं और थोड़ी आज़ादी में भी रह पाएंगे। महिपाल सिंह रासिया। मंदसौर शहर में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इस दौरान शानदार जलसा निकाला गया, जिसमें 50 से 60 ताजिए निकले, जिसमें मन्नत के ताजिए भी शामिल हुए। इसके साथ ही 10 अखाड़े भी जलसे में आकर्षण का केंद्र रहे। मंदसौर में बुधवार देर रात 10 बजे से जलसा प्रारंभ हुआ। अलग अलग मोहल्लों से ताजिए निकल कर आए व सभी ताजिए घंटाघर पर एकत्रित हुए। घंटाघर से जलसा सदर बाजार, मंडी गेट, मोचीवाड़ा होकर करबला मैदान पहुंचा। चल समारोह में मुहर्रम के जलसे में 50 से 60 ताजिए शामिल हुए, जिसमें मन्नत के ताजिए भी साथ थे। जलसे में करीबन 10 अखाड़े थे। इस दौरान अखाड़े के कलाकार आकर्षक करतब दिखाए। जलसे के दौरान समाज के ही करीब 130 वॉलंटियर तैनात थे, जो विभिन्न व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए थे। इसके अलावा एम्बुलेंस एवं पेयजल टैंकर भी साथ रहे। प्रत्येक ताजिए व अखाड़े के साथ वॉलंटियर रहे। मुहर्रम के जलसे के मद्देनजर जलसा मार्ग पर लगभग 30 छबीलें भी सजाई गई। इन पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा व सजावट की गई। शहर के कालिदास मार्ग, सदर बाजार, मंडी गेट क्षेत्र, खानपुरा में छबीलें लगी। इन छबीलों पर पेय पदार्थों का वितरण किया गया। मुहर्रम का पर्व के मद्देनजर पिछले 9 दिनों से मंदसौर शहर में ताजिए का प्रतिदिन चल समारोह अलग अलग क्षेत्रों में निकल रहा है। इसके साथ ही अनेक लोगों ने मुहर्रम के अवसर पर 2 रोजे भी किए हैं। 18 जुलाई को सवेरे मुहर्रम का जलसा करबला मैदान पहुंचा, जहां समापन हुआ। मुहर्रम के जलसे के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा के भी अतिरिक्त इंतजाम रहे। करीब 300 से अधिक सुरक्षाकर्मी व्यवस्था में तैनात थे। इसके मद्देनजर जावरा बटालियन की एक कंपनी भी मंदसौर आई। पुलिस के मोबाइल वाहन भी भ्रमण कर रहे थे। इसके साथ ही फिक्स पॉइंट भी तैनात पर पुलिस तैनात थी। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी गई थी। वहीं यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। आज कौमी एकता समिति द्वारा यहाँ पर छबीली का आयोजन मुहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें हम भी सम्मिलित हुए और मैं मुहर्रम की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में कौमी एकता के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जाता है। आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था। हक और नाहक की जंग थी। आपने नाहक को नहीं माना और सत्य के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसलिए मैं ये कार्यक्रम 20 साल से करा रहा हूँ और कौमी एकता के उपलक्ष्य में कराते हैं और यहाँ सभी का सहयोग मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और सभी का सहयोग मिलता है। 30 वर्ष से कम मैं इसको कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे परिवार के लोग बनाते थे इसको। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुरुवार को नीमच के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज परिसर में पूर्व मंत्री एवं जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। शहर की सामाजिक संस्था वस्त्र व्यवसायी कल्याण संघ समिति नीमच के द्वारा स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर दिनेश जैन, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, मनोहर सिंह लोढ़ा, संस्था के अध्यक्ष दिलीप मोगरा, सुरेश सिंहल, जितेंद्र डोसी आदि मंचासीन रहे। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष द्वारा सभी अतिथि का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। अवसर पर अपने उद्बोधन में पूर्व मंत्री सकलेचा ने कहा कि हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें फल, फूल, छाया, शुद्ध वायु मिलती है। भाई विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पौधारोपण और वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला और अभियान को सफल बनाने के लिए पौधारोपण करने की अपील की। संस्था द्वारा मेडिकल कॉलेज में पर्यावरण को सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध, हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण करवाया गया, जिसमें 50 गुलमोर, 50 अशोका आदि प्रजाति के सुंदर और छायादार पौधे सभी अतिथि और संस्था के सदस्यों द्वारा लगाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या के संस्था के सदस्य, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक मौजूद रहे। कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वस्त्र व्यापारी संघ कल्याण समिति द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज मेडिकल कॉलेज में किया गया है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा माँ के नाम का जो संकल्प लिया है, वो पौधा आज हम सब यहाँ लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नीमच से भादवा माता तक भी पौधे लगेंगे और विवेकानंद कॉलेज से नए गांव तक भी पौधे लगे हैं, पूर्व में भी लगाए हैं और वर्तमान में भी लगेंगे। हमारा जीवन में, मानव जीवन में व्यक्ति को वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। मैं इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे डॉक्टर वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो सक्रिय है, नीमच से प्यार करते हैं, उन्होंने नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम सम्मानीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के नाम से रखा
मान्यवर मंदसौर मेडिकल कॉलेज का नाम सुंदरलाल जी पटवा साहब के नाम से रखा और मालवा के गांधी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी का नाम रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम रखा है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेडिकल कॉलेज की सौगात देने पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लगभग कितना पौधरोपण? वस्त्र व्यवसाय कल्याण संघ समिति नीमच की तरफ से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। हमने अभी 100 पौधे का लक्ष्य रखा था जो पूरा किया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि वृक्षारोपण के लिए वृक्ष लगाओ और पर्यावरण बचाओ, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। पौधों को लेकर अभी जो बात हो रही थी 1100 की भी आपने कमिटमेंट करा है, तो कितने समय में आप लगाएंगे और उनकी देखरेख को लेकर क्या जिम्मेदारी रहेगी? देखरेख के लिए तो यहाँ डीन महोदय ने जो यह पाटीदार जी ने भी हमें आश्वासन दिया। यहाँ ठेकेदार का 2 साल का कार्यकाल है, उन्होंने कहा 2 साल तक की देखरेख की तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद हम बराबर हम भी देखेंगे 2 साल तक, महीने में 15 दिन में 8 दिन में हमारा चक्कर लगेगा, हम भी पौधों की देखरेख करेंगे। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य आगामी? अभी तो 100 पौधे लगाए हैं। आगामी में कार्यकारिणी की मीटिंग करके और बात करके हम फिर आपको जल्द बुलाएंगे। किस किस तरह के पौधे लगाए गए? अभी जो लगाए आपने 100 पौधों में किस किस तरह के पौधे? गुलमोहर 50 है और 50 अशोक के हैं। आपका नाम और पता? मेरा नाम दिलीप मोगरा, कपड़ा एसोसिएशन, वस्त्र व्यवसाय कल्याण संघ समिति का अध्यक्ष। और आज की ज़रूरत को ध्यान में रखकर एक पेड़ माँ के नाम पौधा। 140 करोड़ की जनसंख्या, कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट को भावनात्मक रूप से और दुनिया की ज़रूरत के लिए मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि अंतर कितना है कि कभी भी मैंने अपने जीवन में दिल्ली में या बाड़मेर में 44 दिल्ली में और बाड़मेर में 48 से ऊपर टेम्परेचर नहीं देखा। इस बार दिल्ली में 52 क्रॉस कर गया। अंतर समझो। और उससे जो ग्लेशियर पिघल के सभी नदियों में जो पानी का प्रेशर आएगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कार्बन इमिशन ख़त्म करने का संकल्प लिया। कोई अब नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। और हमें तो इस बात का गर्व है कि पूरे मध्य प्रदेश में जावज से एशिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट से हमने शुरुआत करी। ऐसे ही नहीं कहावत है कि भैया जावद या नीमच ये ज़िला सबसे तेज़ दिमाग वालों का है। और वो कहावत एक नहीं कई विषयों पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज का विषय पर्यावरण का है और पर्यावरण में ये अच्छी शुरुआत है। और मैं वास्तव में वस्त्र व्यापारी संघ का आभारी हूँ कि उनने 1 जीरो बढ़ाने का मुझे आज कमिटमेंट दिया है। और मैंने अभी 100 नहीं 1000 लगा देंगे एक सप्ताह में, 1000 से ज़्यादा एक सप्ताह में लगाएंगे। और ये भी मैंने बोला है कि उसको मेंटेन करने के लिए अगर जितनी भी किटी अभी से बनाकर 1 या 2 कर्मचारी परमानेंट व्यापारी संघ इंगेज करके इस काम के लिए छोड़ेगा। और उसके लिए जितनी भी किटी की ज़रूरत है, मैंने बोला भैया जितना ज़रूरत हो मेरे से भी सबसे पहली किटी ले लेना। और चाहो तो मैं आपके सामने अभी डोसी सी बोलो अभी देता हूँ। अब मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर भी जो बात उठ रही है, दूसरा सीटें जो है वो 150 की जगह 100 हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, सीटें मेडिकल कॉलेज में बढ़ने का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसीजर है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब उसका नाम बदल दिया है, उसको अलग तरीके से वो तय करती है। जैसे ही अल्टीमेटली 200 सीट होगी। और मैं यहाँ पे एक बात को और कहना चाहूँगा कि मैंने तो कई मेडिकल काउंसिल के जो इंस्पेक्शन के पहले, चाहे सागर का हो चाहे अन्य जगह भी मेरी ही ड्यूटी लगी थी सरकार की तरफ से उस समय, उसको कैसे व्यवस्थित चर्चा करना। तो हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हों और ज़्यादा से ज़्यादा विषय हो, और वो सब हम सब मिल के
क्योंकि हमें स्वस्थ भारत चाहिए, तो उसकी पहली नींव है। और ये पूरे देश का संकल्प है कि हर ज़िले में धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज खुले। और अगर मैं एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी हर छठे अमेरिकन का इंडियन डॉक्टर इलाज करता है, भारतीय डॉक्टर इलाज करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म अगले 5 साल में मेडिकल टूरिज़्म होने वाला है दुनिया का। हर सप्ताह 1 लाख से ज़्यादा लोग भारत में इलाज कराने आने वाले हैं। अभी मान्यता को लेकर आपने पहले फेस में जो मान्यता नहीं मिल पाई, उसको लेकर आपने कहीं प्रशासन और नेताओं के बीच एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बताई है, क्या वाकई में? देखिए वाकई में कुछ नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने 10 साल पहले जब पत्रकारिता शुरू की थी, इतने ही एक्सपर्ट थे क्या? बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स।